हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेबल टीचिंग एकेडमी पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट का टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज हम जो क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक है वो बिल्कुल ही बेसिक और ट्रिक से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, बस मतलब बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आ जाए। और मुझे पूरा इतना तो विश्वास है कि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलेंगे। अपने वैसा ही पढ़ेंगे कि जैसा कि क्वेश्चन अपने को मिल जाए, वो टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें लिखा है कि सबसे पहले फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, तो फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है ना, वो है हिप्पोक्रेट्स। और हिप्पोक्रेट्स की बुक है एयर वाटर एंड प्लेसेज। और जो फादर ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी के जो संस्थापक हैं वो हैं वॉन हम्बोल्ट। और और मौसम का जो प्रथम लिखित वर्णन किया था वो किया था अरस्तु ने, और उनकी बुक है मेटेरियोलॉजी। और गैलीलियो ने 1593 और सेंटोरो ने 1612, इन दोनों ने मिलकर थर्मामीटर यानी कि तापमापी का आविष्कार किया था। और टोरिसेली ने 1643 के अंदर वायु दाब मापी यानी कि बैरोमीटर का आविष्कार किया था। तो ये तो हुई अपने पढ़ने की बात। अब इसको याद कैसे करें, तो इसमें लिखा है कि फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो हिप्पोक्रेटस यानी कि हिप्पो पहले अपने वर्ड सुनते थे कि हिप्पो हिप्पो ऐसा कोई जंगली जानवर है, तो मतलब पुराने टाइम में हिप्पोक्रेटिस मतलब हिप्पो नाम का जो फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है वो तो है हिप्पोक्रेट्स। यानी कि उनकी बुक है एयर वाटर एंड प्लेसेज, मतलब वाटर होता था, प्लेस होते थे, ऐसे अपने कुछ याद कर सकती हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी है वो है वॉन हम्बोल्ट, यानी कि अब बुल्ट आ गए हैं तो इससे अपने याद कर लेते कि मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी है वो है वॉन हम्बोल्ट। और फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है वो है हिप्पो, यानी कि वो एक जानवर होता है और उसका हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और मॉडर्न का नाम आते ही हम्बोल्ट यानी कि बुल्ट, बुल्ट से वॉन हम्बोल्ट। और मौसम का जो प्रथम लिखित वर्णन है वो है अरस्तु। अब बारिश का टाइम है और अरस्तु अस्त व्यस्त, मतलब कोई पता नहीं चलता कब सूरज उगता है। तो मौसम से अपने ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि मौसम का जो प्रथम लिखित वर्णन किया था वो अरस्तु ने किया था। और उनकी बुक है मेटीरियोलॉजी का, मतलब इसका अरस्तु ने मौसम का मैटर बताया था यानी कि मेटीरियोलॉजी का, ऐसे अपने याद कर सकते हैं। और गैलीलियो ने 1593, सेंटोरो ने 1612 में थर्मामीटर का आविष्कार किया यानी कि ताप मापी थर्मामीटर अपने कैसे कि गैलीलियो और सेंटोरे से अपने ऐसे याद कर सकते हैं कि थर्मामीटर यानी कि जब कोई हमारी गली के अंदर सेंट लगा के आ जाता है तो मतलब कईयों को सेंट अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या है कि उनका पारा इतना हाई हो जाता है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं ना। तो ऐसे अपने याद कर सकते हैं कि गैलीलियो ने 1593, सेंटोरे 1612, गली में कोई सेंट लगा के आ जाता है तो पारा हाई हो जाता है यानी कि थर्मामीटर, और वो गली से भाग जाता है, ऐसे याद कर लेना। टोरिसेली ने बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी का आविष्कार किया। टोरिसेली मतलब टुरे जा रहे हैं हम, तो अपने ऊपर जब ऐसे कोई गली में अपने चलते हैं तो हवा अपने को ज़ोर से धक्का देती है, मतलब वायु का दाब लगता है। तो अब जब अपने टुरते हैं, अपने ऐसे बोलते हैं कि टुरा जा रहा है वो, तो टोरिसेली से अपने ऐसे याद कर सकते हैं कि वायु दाब मापी का आविष्कार है बैरोमीटर का, वो टोरिसेली ने किया। ठीक है, और इसी तरह से आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वायुमंडल का निर्माण। तो वायुमंडल का जो निर्माण है वो काफ़ी सारे जैविक अजैविक तत्व है, जैसे धूल के कण हैं, इनसे ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। तो अपने आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो पृथ्वी जब गर्म थी तो वो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने से क्या है कि जो काफ़ी सारी गैसें थी, धूल के कण थे, जलवाष्प थी, वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, बैठने लगी। तो वो क्यों नीचे आने लगी, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी की वजह से वो क्या है कि वो सारी गैसें पृथ्वी के ऊपर इकट्ठे होने लगी। और साथ में ही गुरुत्वाकर्षण बल है और साथ में ही पृथ्वी ना अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। तो घूर्णन करने के कारण क्या है कि वो जो पदार्थ है वो छिटक जाएंगे, तो वो छिटके नहीं, मतलब इधर उधर बिखरे नहीं, और वो
अपनी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पृथ्वी के आसपास ही जमे रहे। तो इन्हीं से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ। ये धूल गैसें, ये हम सोचते हैं कि ये पृथ्वी पे ही क्यों है, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल भी इसके ऊपर काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। और हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है, और साथ में घूमती है तो ये पदार्थ हैं वो उनके जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल है उनको इसमें खींच भी रहा है। तो इसमें लिखा है कि जलवायु, क्लाइमेट। आप पढ़ेंगे कि क्लाइमेट जो जलवायु शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और क्लाइमा का जो अर्थ है वो है झुकाव अथवा ढलाल। और इसका जो जलवायु का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है तापमान। और तापमान से अपने ये भी लगा सकते हैं कि सूर्य की किरणों का झुकाव है वो तापमान से ही संबंधित है। तो जलवायु का, वायुमंडल का जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है ना वो है तापमान। और तापमान जो सूर्य से प्रभावित है, इसलिए सूर्य की किरणों के झुकाव को जलवायु से संबंधित माना जाता है। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले सौर किरणों का जो झुकाव है वो उसके बारे में जो बताया था वो बताया था इरेटोस्थनीज ने। और हिपार्कस ने सौर किरणों के आपतन कोण को जलवायु का महत्वपूर्ण कारक मानकर 5 जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। तो आप ऐसे लगा सकते हो आइडिया कि इरेटोस्थनीज सौर किरणें, इरेटोस्थनीज यानी कि कोई स्थान है वहाँ पे सौर किरणों का झुकाव है। तो इरेटोस्थनीज झुकाव, सौर किरणों का झुकाव, झुकाव से अपने इरेटोस्थनीज यानी कि इरेटोस्थनीज के अंदर स्थान वर्ड को अपने देख सकते हैं। तो स्थान वर्ड यानी कि ये है स्थान वर्ड, ये तथा स्थान वर्ड है, इसको देख के अपनी आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं पे सौर किरणों का झुकाव है, उसके बारे में बताया गया है। और हिपार्कस ने सौर किरणों का आपतन कोण, आपतन कोण से आप हिपार्कस को याद कर लेना, आपतन कोण हिपार्कस, आपतन कोण हिपार्कस ऐसे याद कर लेना। और सबसे पहले सौर किरणों का झुकाव, सौर किरणों का झुकाव कहाँ पे होता है, किसी स्थान पे होता है, इसलिए इरेटोस्थनीज। और हिपार्कस किससे संबंधित है, आपतन कोण। और उन्होंने आपतन कोण के आधार पर ही जलवायु को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। और आगे हम पढ़ेंगे कि जलवायु के निर्धारक तत्व भी, जलवायु के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। इनमें है अक्षांश। जलवायु के निर्धारक तत्व में अक्षांश है समुद्र तल से ऊंचाई, स्थलीय जल का वितरण, अर्धस्थायी उच्च एवं निम्न वायुदाब पेटियां, वायुमंडलीय विक्षोभ, वायु राशियां, महासागरीय दरारें, पर्वतीय अवरोध। यानी कि जलवायु है और मौसम, इसमें ये दो होते हैं, जलवायु और मौसम। जलवायु है वो काफ़ी टाइम से परिवर्तित होती है, और मौसम है वो थोड़े ही टाइम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया है, मेन तो मैंने यही लिखा क्योंकि अपने को ये तो पता ही है कि जलवायु काफ़ी टाइम से परिवर्तित होती है, मतलब 2-3 साल लग जाते हैं का, या 5-6 सालों का जो परिवर्तन आता है तो अपनी कह देती कि जलवायु अब परिवर्तित हो गई है। और मौसम का तो क्या पता, अब बारिश होने लग जाए, थोड़ी देर में धूप निकल जाएगी, तो इसका कोई पता नहीं है। तो जलवायु के जो निर्धारक तत्व में हैं वो है जैसे अक्षांश हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ये जलवायु के निर्धारक तत्व हैं। अक्षांश इतने डिग्री अक्षांश, और समुद्र तल से ऊंचाई जैसे जैसे घट रही है बढ़ रही है वैसे वैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है। स्थलीय जल का जो वितरण है वो कैसा है, अब पहले कैसा था, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से स्थल और जल का वितरण बदल जाएगा, इसमें भी टाइम लगता है। और अर्धस्थायी उच्च एवं निम्न वायुदाब पेटियां, वायुदाब की पेटियां कैसी हैं। और वायुमंडलीय विक्षोभ है, जैसे वायु की राशियां हैं। और महासागरीय धाराएं, पर्वतों का अवरोध, ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम से आके पर्वत अवरोध बन जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा काफ़ी टाइम लंबा टाइम लगता है इसमें भी। और मौसम के जो निर्धारक तत्व हैं, मौसम तो वो है कि थोड़ी देर में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें जो सौर विकिरण है, जैसे सौर विकिरण भी, जैसे कि थोड़ी देर धूप आ रही है, बाद में छाया हो गई, थोड़ी देर बाद में बादल आ गए। वायु का तापमान यानी कि अगर गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा आ गई, अगर बादल आ गए तो बारिश होने लगी, तो ये भी है। वायुदाब है, कभी निम्न वायुदाब कभी उच्च वायुदाब हो जाता है। भी वायुदाब अगर वायुदाब और तापमान में विलोमानुपाती संबंध होता है भी, जैसे कि तापमान अगर ज़्यादा है तो वायुदाब क्या होगा, कम ही होगा। अगर वायुदाब कम होगा तो हवाएं क्या करेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। इसीलिए हमारे राजस्थान के अंदर आंधियाँ आती है गर्मी के टाइम में। और पवन
पवन जैसे भी हवा और आर्द्रता एवं वर्षण, बारिश का होना, मेघाच्छादन, ये है मौसम से संबंधित निर्धारक कारक है। और एक चीज़ याद रखना कि पवन का वेग और दिशा और सूर्य के प्रकाश की जो अवधि है, ये मौसम व जलवायु दोनों के कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पवन का वेग एवं दिशा और सूर्य के प्रकाश की अवधि। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सूर्य का प्रकाश जब आता है तो पवन का वेग और दिशा बदल भी जाती है। मतलब सूर्य का प्रकाश आया, पहले पवन ठंडी ठंडी चल रही थी और उसके बाद में जब भी धूप निकली तो पवन क्या हो गई? गर्म हो गई। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मौसम व जलवायु दोनों के जो निर्धारित कारक हैं वो है पवन का वेग एवं दिशा एवं सूर्य के प्रकाश की अवधि। मतलब ये दोनों कारक हैं, ये मौसम में भी आते हैं और जलवायु में भी आते हैं। आगे अपने याद करते हैं कि वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो अब वायुमंडल का जो आधा भाग है ना, वो 5500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 5500 मीटर तक वायुमंडल का आधा भाग पाया जाता है। 99 और 30 किलोमीटर तक माना जाता है, 30 या ज़्यादातर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक 99% भाग है वो केंद्रित है। 9 प्रकार की गैसें हैं जो क्या है कि इसका निर्धारित करती है। वायुमंडल के आयतन का 98% भाग का निर्माण करती है। वो देख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। सक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। सक्रिय गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और अक्रिय गैसों में आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन। अब इनको याद कैसे करोगे? तो आपके पास कोई ट्रिक है तो उसे याद कर लेना। मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और आर्गन, इसको चार को तो याद कर ही लेना। निष्क्रिय गैस है वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और अक्रिय है आर्गन, हीलियम, नियोन। मतलब कि आप ऐसे याद कर लेना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक नाई था और नाई को, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नाई था तो नाई को यानी कि CO2 और नाई को क्या मिली कि घन मिली, और जब उसने हिलाया तो वो यान की तरह उड़ने लगी। मतलब इतना सा आप याद कर ही लेना भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन, हीलियम, नियोन। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नाई को नाइट्रोजन को से कार्बन डाइऑक्साइड, घन से घन मिली यानी कि नाई को घन मिली यानी कि आर्गन, और उसने जब घन को हिलाया मतलब हीलियम, और वो यान की तरह उड़ने लगी मतलब नियोन। नियोन बाद में क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन। इसको आप थोड़ा सा रट्टा लगा लेना भी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नाई को गन मिली, गन को जब उसने हिलाया तो वो यान की तरह उड़ने लगी, यान की तरह उड़ने लगी से नियोन, नियोन होते ही क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन। ऐसे याद करें। परिवर्तनीयता के आधार पर गैसें दो प्रकार की है। परिवर्तनीयता यानी कि अपरिवर्तनशील यानी कि स्थिर गैसें। स्थिर गैसें कौन कौन सी है? स्थिर है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। और परिवर्तनशील यानी कि अस्थिर गैसें हैं वो हैं CO2, नियोन, हाइड्रोजन, जीनोन, ओजोन और हीलियम। अपरिवर्तनशील कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। और परिवर्तनशील कौन सी है? CO2, नियोन, हाइड्रोजन, जीनोन, ओजोन, हीलियम। इनको आप कैसे भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन अपरिवर्तनशील है। आर्गन अब इधर आ गया, ऊपर वाले में आर्गन था वो अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 है वो सक्रिय है, और अक्रिय में आर्गन आ रहा है यानी कि इधर वाली साइड में आर्गन, हीलियम और नियोन आ रहा है यानी कि अक्रिय में आ रहा है, और इधर परिवर्तनशील में आ रहा है, अपरिवर्तनशील में आर्गन आ रहा है। इधर अपरिवर्तनशील गैसों के अंदर आर्गन आ रहा है यानी कि परिवर्तनीयता के आधार पर, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन
और ये अपरिवर्तनशील गैसें यानी कि स्थिर गैसें हैं, और परिवर्तनशील है जो अस्थिर है यानी कि वो है CO2, नियोन और हाइड्रोजन। आप इतना याद कर लेना, बल्कि ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आज तक बना तो नहीं है, बन भी सकता है। अपरिवर्तनशील है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, और परिवर्तनशील है CO2, नियोन, हाइड्रोजन। इन 2-3 को याद कर लेना। और मात्रा के आधार पर जो गैसें हैं, मात्रा के आधार पर गैसें का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पे दे रखा है मैंने। इनमें है सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन। ये इनकी मात्रा दी है। तो इनको आप कैसे याद करोगे? इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, उसको आप देख सकते हो। जैसे कि ट्रिक है NO, AC, NH, XH, NHK, XH पर, NO, AC, NHK, XH पर। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि NO, AC, NHK, XH पर, यानी कि NO, नो, NO से आप याद कर सकते हो नो, NO, नो, यानी कि नो से NO नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, AC से AC यानी कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और NH मतलब नियोन और हीलियम, NHK मतलब क्रिप्टॉन, और XH यानी कि जीनोन और हाइड्रोजन। ऐसे आप याद कर सकते हो। भी आपको कोई पूछे कि क्या NHK, XH पर आपने AC देखा था, तो आप क्या बोलोगे? नो AC, NHK, XH पर। भी हमने NHK, XH पर कोई AC नहीं देखा। तो आप इस तरीके से इसको सरल करके याद कर सकते हो। और बाकी ये पूछा भी जाता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन, इनका जो क्रम है वो आरोही और अवरोही के क्रम के रूप में पूछा जाता है। ये तो UGC का फेवरेट क्वेश्चन है, इसी में से तो आता ही आता है हर बार क्वेश्चन। तो जैसे 78.08 है वो नाइट्रोजन है, तो नो AC, NHK, XH पर। और ऑक्सीजन है वो 20.95 है, आर्गन है वो 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.036 है, नियोन है 0.002। और ये ऐसे आप 2-4 को याद कर लेना, बाकी को तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी आप ये क्रम याद कर लेना, क्रम जरूर पूछते हैं। आरोही में पूछेंगे तो आपको ऐसे बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ता क्रम, यानी कि सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर जीनोन, क्रिप्टॉन, ऐसे आएगा, बढ़ता क्रम लिखना है। अगर अवरोही क्रम में पूछेंगे तो घटता क्रम लिखना है। जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको बताना है उनको। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।